ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बृहस्पति देव हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह नित्य की भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है। और इसके पहले भाग का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप हम अलग से प्रस्तुत करते रहे। आज का दिन विशेष है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। और इसलिए गुरु को नमन कर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुओं को नमन करते हैं क्योंकि उनके सार्थक प्रयास, उनके आशीष, उनका मार्गदर्शन से हमने यह जो विषय यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं, इन विषयों पर ऑकल्ट साइंस के विभिन्न विषयों पर हमने शिक्षा ग्रहण की, साथ साथ पीएचडी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में किया। और आप गुरुजनों के आशीष, मंगल कामनाएं और हमारे सभी दर्शक मित्र, परिजन तथा शुभेच्छुगण के शुभकामनाएं से अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष संगठन अमेरिका से आजीवन सदस्यता मिली। अब ऑफिस हमारा सिद्धवईपुरी पटना में स्थित है, जो कि शॉप से इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंप्लायंट है और आईएसओ सर्टिफाइड है। तो चलते हैं पंचांग की तरफ। एक बार फिर गुरु को नमन करते हैं, आज उन्हीं का दिन है। और पंचांग की तरफ चलते हैं। पंचांग की महत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम जो समझते हैं कि यह केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, ऐसा नहीं है। हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो पंचांग की भूमिका को देखते हुए आइए चलें, पंचांग का अनुसरण करें, अपने जीवन को में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को सफल और समृद्ध बनाने में आगे बढ़ें। अनुरोध है, साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाने में कामयाब हो और हम सब उनके इस प्रयास में माध्यम बने। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। यह पंच प्रस्तुति हमने जैसा कहा था 5 भागों में है, नित्य प्रस्तुत होता है। इसमें प्रयास लगते हैं और आपका जो मनोबल है, जो आप हमें देते हैं अपने फीडबैक से, लाइक करके और साझा करके, वही हमारी मजदूरी होती है। और यह हमारा प्रयास होता है कि हम इसे बेहतर से बेहतर आपको प्रस्तुत कर सकें। तो 5 भागों में दैनिक पंचांग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों पर के गोचर से संबंध है, और इसी के पंचांग और मुहूर्त को लेते हुए हमने लघु पंचांग अलग से प्रस्तुत करने का कोशिश किया है, पहले भाग का ही कुछ अंश। दूसरे भाग में जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है और उपयोगी है। यह नवतारा जन्म नक्षत्र के अनुसार आज का दिन हम ताराबलम कहते हैं, और यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसका हमने एक अलग वीडियो भी डाला है। और उसमें भगवान राम, सीता तथा माँ जानकी और पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली चर्चा की, विस्तार से चर्चा करेंगे दूसरे भाग। तीसरा भाग जो हमारा है, अभी हमने पिछला दूसरे भाग में देखा था जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है।
और तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार, और चौथा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण, चौघड़िया मुहूर्त, जो हर मुहूर्त कौन सा मुहूर्त आपके लिए उपयोगी हो सकता है किस कार्य के लिए, यह दर्शाता है। और पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, और इसका अंग्रेजी रूपांतर अलग से उन बंधुओं के लिए, उन हमारे दर्शकों के लिए जो हिंदी में उतना प्रवीण नहीं है और हिंदी में थोड़ा असहज महसूस करते हैं, उनके अनुरोध पर और कुछ हमारे दर्शकों के अनुरोध पर हम अलग से अंग्रेजी में अंक ज्योतिष पांचवें, इसका पांचवा भाग का अलग से भी प्रस्तुत करते रहे। तो चलिए आज के पहले भाग में आपको ले चलते। पहले भाग में आपका स्वागत है। दिनांक 10 जुलाई 2025, माह साल पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:06 पर, सूर्यास्त 6:44 पर, सनराइज एट 5:06 AM, सनसेट एट 6:44। आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा करें और यात्रा में शुभता। तिथि पंचांग के पांचों अंग अगर हम देखते हैं तो वार आज का गुरुवार है। तिथि देर रात्रि 2:06 तक पूर्णिमा, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रतिपदा, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल भोर में, बल्कि जो पंचांग होते हैं सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है, यानी कल सूर्योदय तक पूर्वाषाढ़ है और सूर्योदय के बाद भी कुछ देर के लिए पूर्वाषाढ़ नक्षत्र होंगे। योग रात्रि के 9:38 तक इंद्र, उसके बाद वैद्य थे। करण अपराह्न 1:56 तक वृष्टि, जिसे भद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तत्पश्चात मध्य देर रात्रि 2:06 तक बौ, उसके बाद बालव। तो ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं, और भोलेनाथ को नमन कर देखते हैं उनका वास कहाँ है। तो जब तक पूर्णिमा तिथि है, यानी आज, कल सूर्योदय के पश्चात वे शमशान में रहेंगे, जो मृत शुभ नहीं है। प्रतिपदा आने पर वे गौरी के सानिध्य में जाएंगे, जो कि सुखप्रद है, यानी यह स्थिति कल बनेगी। जय भोलेनाथ। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:28 से 12:22 तक। अमृत काल देर रात्रि या मध्य रात्रि कहें, 0:55 से 2:35 तक। आदि जोग त्रिपुष्कर सर्वासिद्धि रवि जोग आदि नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 से 3:06 तक। गोधूली बेला 6:43 से 7:04 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:34 से 0:16 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ कर। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त और पीड़ादायक अशुभ कारक राहु काल। अपराह्न 1:37 से 3:19 तक। इसकी महत्ता को देखते हुए हमने राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर अलग से वीडियो डाला है, जो आपके साप्ताहिक कार्यक्रम बनाने हेतु और अपने हर कार्य में सफलता लाने हेतु हम उसी उद्देश्य से रखे हैं यूट्यूब पर। आप उसको देखें, अपने कार्यक्रम बनाने के पूर्व समय जरूर दें, यह सुनिश्चित करें कि राहु काल के अंतर्गत कोई कार्य आरंभ न हो। चलिए, गुलिक काल प्रातः 8:30 से दिन के 10:13 तक। यमगंड आज के सूर्योदय से 5:06 से 6:48 प्रातः तक। वर्ज्य मुहूर्त देर रात्रि अपराह्न 2:52 से 4:33 अपराह्न तक। और भद्रा प्रातः 5:06 यानी सूर्योदय से 1:55 तक। और आज का भद्रा का वास पाताल है, जो कि अशुभ। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो कल की जो स्थिति थी वही स्थिति है। चंद्रमा आज गोचर नहीं कर रहे, राशि परिवर्तन नहीं है किसी ग्रह का। और अंश के अनुसार यदि देखें तो सभी सातों ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव और शनि देव, अंश के अनुसार ये शक्तिशाली है।
राशि के अनुसार यदि देखें तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, और अपनी ही राशि में शुक्रदेव 1 ग्रह। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। और सूर्य, बृहस्पति तथा बुध, ये 3 ग्रह ऐसे हुए जिनके राशियों में दो दो ग्रह हैं, और शेष मंगल देव को छोड़कर, क्योंकि मंगल देव की राशि में कोई ग्रह नहीं है, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि हम देखने का प्रयास करें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, सम नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, और स्व नक्षत्र में 2 ग्रह। चंद्रदेव आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, और ये कल तक रहेंगे, यानी आज पूरे दिन पूरे रात, कल सूर्योदय तक पूर्वाषाढ़ा में चंद्रदेव बन रहेंगे। इसलिए उनका नक्षत्र परिवर्तन आज नहीं है। और इस तरह से हम देखते हैं, बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, राहु बृहस्पति के नक्षत्र में है, इसलिए इनका आपस में नक्षत्र परिवर्तन है। केतु और मंगल देव दो ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए ये स्वतंत्र ग्रह। और शुक्रदेव, बृहस्पति देव के नक्षत्र में दो दो ग्रह हैं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे आज के पहले भाग की प्रस्तुति। और इससे निकलने के पूर्व, दूसरे भाग में जाने के पूर्व, जो माह का हमारा कैलेंडर है वो आपके समक्ष प्रस्तुत। सूर्य देव अगला ग्रह का गोचर है जो कि 16 जुलाई को होगा। बृहस्पति देव की अवस्था समाप्त हो चुकी है, कल ही समाप्त हुई है। बुध बुध देव 19 जुलाई से अस्त रहेंगे। शनि बकरी ग्रह, 2 ग्रह इस माह में बकरी होंगे। शनि देव 13 जुलाई से बकरी होंगे 9:36 पर, और 28 नवंबर तक ये बकरी रहेंगे, इनका प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो ये रहे ग्रहों के गोचर तालिका जुलाई मास का आपके सूचना। चलिए अब हम दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो चंद्रमा किस नक्षत्र में है उसके अनुसार, जो नक्षत्र समूह के स्वामी होते हैं उनके उनके अनुसार, और जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार इसे देखा जाता है। इसे तारा बलन कहते हैं। यह आज के परिप्रेक्ष्य में जिस दिन देखा जा रहा है, यानी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनका स्थान निश्चित है, निर्धारित है। और चंद्रमा गोचर प्रतिदिन जिस नक्षत्र में करते हैं वह परिवर्तनशील है। इसलिए इसको उसी के क्रम में कॉलम और रो को मिलाकर इसको देख, इसे तारा बलन कहते हैं। यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नव तारा चक्र पद्धति, पुनः बता दें, चंद्रमा का तारा बलम आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। नव तारा चक्र पद्धति जातक के पूरे भविष्य के बारे में देखा जाता है, यानी दशा महादशा का फल कैसा होगा अग्रिम जातक खुद देख सकता है, यदि उसे नव तारा चक्र पद्धति से यह पता चल जाए कि जीवन में कौन कौन ग्रह ऐसे हैं जो उसके लिए शुभकारी हैं, पीड़ादायक हैं, अति पीड़ादायक, और कौन कौन शुभकारी हैं, अति शुभकारी। और जब भी शुभकारी दशा महादशा के अंतर या दशा के या अंतर दशा आवे, उसमें सारे अगर अच्छे काम कर लिए जाएं, यह निर्धारण कर ले, तो फिर उनके जीवन में अच्छाइयां शुभता ही रहती। साथ ही साथ आने वाले जो समय है जब यदि पीड़ादायक है, और यदि ये चुनौती स्वीकार कर ले, फिर वह चुनौती बाधक नहीं रहती, परेशानियां नहीं कर बना, और उससे स्वास्थ्य में भी फायदा होता है और लाभकारी भी होता है। जन्म कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छी स्थिति में दिखने में लगते हैं किंतु वास्तव में फल नहीं देते, और ये ज्योतिषियों को परेशान करता है, जातक को तो समझ भी नहीं आता। तो वैसी स्थिति भाई तब बनती है जब
जन्म कुंडली में वह ग्रह आपका भाग्य भाव का स्वामी हो, बहुत अच्छे भाव में बैठा हो, मजबूत स्थिति में हो, और नव तारा चक्र पद्धति के अनुसार यदि वह पीड़ादायक, क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते, वो नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं, इसलिए नव तारा चक्र पद्धति नाम भी है। जो नक्षत्र का नाम तारा हो रहता है, तो नौ तारा पद्धति। अब नौ तारा पद्धति कैसे हुआ, यह आगे हम बताएंगे। साथ ही हमारे जीवन में बहुत से लोगों से मिलाप हमारा होता है, जीवन के साइकिल उसी पर चलती है। नित्य प्रतिदिन हम विभिन्न लोगों से मिलते हैं, चाहे वो जन्म से शुरू हो, रिश्तेदार के रूप में, संबंधियों के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में, और कार्यालय के काम करने के दौरान, समाज में, आदि आदि। कौन से व्यक्ति हमारे लिए पीड़ादायक होगा, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए लाभकारी होगा, या हम किसी के लिए लाभकारी होंगे वह हमारे लिए पीड़ादायक होगा, या दोनों होगा। हम पीड़ादायक, हम लाभकारी होंगे वह भी लाभकारी होगा, यह हम जान सकते हैं अपने नक्षत्र और उसके नक्षत्र। और यही वजह है कि नवतारा चक्र पद्धति पर जो हमने पोस्ट किया वीडियो, उसकी उपयोगिता को देखते हुए, क्योंकि यह अद्भुत पद्धति है और सटीक पद्धति है, उसमें विस्तार से हमने चर्चा की है। और भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली उसमें रखी है। और इसका रखने का उद्देश्य यह है कि जन्म नव तारा चक्र पद्धति से हम जानते हैं कि आपस में इन लोगों से संबंध कैसा था, ये जग जाहिर है, ये बताने के लिए नहीं किया। हमने नव तारा चक्र पद्धति पर फल जो कैसा सटीक निकलता है वह दिखाने के लिए किया कि नव तारा चक्र पद्धति से भगवान राम, मां सीता, भगवान राम, पवन पुत्र हनुमान, मां सीता और पवन पुत्र हनुमान से कैसे फल निकलते हैं, उनके बारे में जन्म कुंडली से, नवतारा चक्र पद्धति से यह स्पष्ट होता है। जरूर देखिए उस पोस्ट को। और संक्षेप में हम यहाँ आपको बताते चलते हैं। तो ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, कुल 27 नक्षत्र हुआ करते हैं, किंतु ग्रह 9 ही होते हैं। इसलिए नव तारा का मतलब हुआ हर ग्रह को, पूरे नक्षत्रों को 3 भागों में बांटा गया, 9 9 नक्षत्र के समूह से। यानी पहले श्रेणी में 9 नक्षत्र हुए, 1 से 9। दूसरे में जो हुए 10वां से 18वां तक 9 नक्षत्र, और शेष नक्षत्र 19वां से 27वां, तीसरे समूह। इस प्रकार नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों के श्रेणी में अलग अलग 3 श्रेणियां बनी, और 9 नक्षत्र का पहला, दूसरा 9 नक्षत्र का, तीसरा 9 नक्षत्र का, अलग अलग श्रेणियां बनी। कुल ग्रह 9 होते हैं, और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, यानी केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा ग्रह, सूर्य तीसरा ग्रह, चंद्रमा, और इस तरह से बुध अंतिम ग्रह बने। और केतु जैसे पहला ग्रह हुए, तो इनको हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुए, यानी पहले श्रेणी से पहला नक्षत्र, दूसरे श्रेणी से वहां से 10वां नक्षत्र जो पहला नक्षत्र हुए, और तीसरे में से जो पहला नक्षत्र हुए वो 19वां नक्षत्र हुए, इनका स्वामित्व केतु देव को मिला। इसी प्रकार दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का समूह स्वामित्व शुक्र को मिला, और इस तरह करते करते 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध को मिला। इस तरह से नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ा गया, और यही नक्षत्र इन ग्रहों के फल देते हैं। अब यदि फलित कैसे करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखकर इसे समझने की कोशिश करेंगे। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, पुनः बता दे रहे, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र समूह के जो स्वामी, पिछले चार्ट में आपने देखा था, जो ग्रह बनते हैं वहां से गणना आरंभ होती है। और पहला जो ग्रह होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति का जन्म रेवती
के नक्षत्र में हुआ, जो बुध होता है, तो बुध से गणना आरंभ होगी, केतु से नहीं। तो बुध उनके जन्म नक्षत्र बने। इसी प्रकार किसी का जन्म मूला नक्षत्र में होता है तो केतु ही उसके जन्म नक्षत्र स्वामी बने, तो पहला ग्रह केतु ही बने। तो इस तरह से वो जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उनके नक्षत्र समूह के जो स्वामी बने, वही ग्रह, उसी ग्रह से गणना आरंभ होती है और पहला ग्रह वही होते हैं। ये मिश्रित फल देते हैं। और वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह जो होते हैं, वे शुभ फलदायी होते हैं। इसके ठीक विपरीत तीसरा, पांचवा, सातवां जो ग्रह होते हैं, वह परेशानी भरे देते हैं, पीड़ा देते हैं, अति पीड़ा देते हैं। और इनकी जो इंटेंसिटी होती है, जो मान परिमाण होता है, वह जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ती है, यानी पहला ग्रह कम दिन परेशानी, तो हिलने वाली परेशानी बोले, दूसरा थोड़ा ज्यादा परेशानी, तीसरा जो ग्रह बने, यानी दूसरा जो खराब ग्रह हुए, यानी तीसरा ग्रह हुए हुए वे संख्या बढ़ी, और ये शुभ विपत्त कारक हुए, अशुभ कार्य हुए, खतरा देते हैं। पांचवा, उससे ज्यादा, तीसरा से ज्यादा पांचवा, जो अशुभकारी भी होंगे, बाधादायक भी होंगे। और सातवां, जो अति पीड़ा देते हैं, पुनर्जन्म तक का अनुभव करा देते, यहाँ तक कि निधन जो व्यक्ति का होता है, वह भी इसी नक्षत्र में हुआ करता। तो लंबी बीमारी, पीड़ादायक, अति पीड़ादायक, असह्य पीड़ा, ये सातवां ग्रह। अब ये बता दें कि आपका भाग का कोई ग्रह बहुत अच्छा स्थिति में है जन्म कुंडली में, और वो सातवां बनते हैं, फिर आपके लिए शुभ फलदायी कहाँ से देंगे, चाहे हमारे लिए, यह हम अग्रिम समझ सकते। तो नव तारा चक्र पद्धति इसीलिए हुआ कि यह सभी जो नक्षत्र हुए उनको नौ समूहों में रख के और स्वामित्व दिया गया। यही नव तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है, सटीक पद्धति। अब चलते हैं, पुनः बता दें, चंद्रमा आज जिस नक्षत्र में है उनके अनुसार जब देखेंगे तो तारा बल होगा, और वह आज के का फल देगा। और सामान्य जब हम देखेंगे तो नव तारा चक्र पद्धति होगा, जो कि जातक के पूरे भविष्य के बारे में बताता है। तो चलिए, आज का चंद्रमा किस नक्षत्र है, उसके अनुसार कैसा दिन रहेगा, यह देखते हैं। तो आज चंद्रमा जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, और कल के सूर्योदय तक ये इसी नक्षत्र में रहेंगे, इसलिए फल जो होगा, उदाहरण स्वरूप किसी भी जातक का जन्म भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, तो जन्म नक्षत्र का फल मिलेगा। इस अगर दूसरे ग्रह को देखते हैं तो पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद, यदि उस नक्षत्र में है तो प्रत्यरि का फल मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा पूरे दिन, पूरे रात, कल सूर्योदय तक, उसके पश्चात भी कुछ देर तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। वही यदि आद्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में है तो उसके लिए साधक का फल मिलेगा। रोहिणी, हस्ता या श्रवण नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ तो मित्र का फल मिलेगा। और इस प्रकार हम सभी नक्षत्रों के फल देख सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही सुखकारी है और उपयोगी है। अब हम देखते हैं, कुछ लोगों का सुझाव आया कि आज का दिन हमें काम करना है, और हमारे जो स्थिति बन रही है उस शुभ नक्षत्र की स्थिति नहीं बन रही है आज के चंद्रमा के गोचर के कारण। तो उपाय क्या है? तो पहले, सबसे पहला उपाय यही है कि आप इस, जब अगर यदि आपका कोई भी आज कार्य करने हो, और जन्म, आपका जो आज का तारा है वो जन्म, नया धन, प्रत्यय या विपत में है, तो उस समय को, आज के दिन को टाल दें, कोई भी शुभ काम आरंभ न करें। फिर भी बाध्यता यदि है, मजबूरी है, तो उपाय के तौर पर, जन्म में पड़ रहा है तो पीला कर पत
पीले कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यरि में है तो नमक का दान करें, और नैर्धन्य में है तो पहला है कि आप उसे त्याग करें, उस बिल्कुल भी उसका उपयोग न करें, और बहुत मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। फिर भी पुनः हम बताते हैं कि हम इसके को कंफर्म नहीं करते, हम इसको अपुष्ट करते हैं, क्योंकि कंफर्म न्यूज नहीं है, ये कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने संकलित किया है कहीं से। इसलिए रिस्क लेने के लिए, जोखिम लेने के लिए हम सलाह नहीं देते। आप जोखिम ना लें, बेहतर है कि आज का मुहूर्त अशुभ परिस्थितियों से त्याग दें। आज का पोस्टपोन करें, कल पर ले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हमने चंद्रमा के अनुसार जो नक्षत्र में गोचर कर रहे थे उसके अनुसार आज का फल देखा, और आपको विस्तृत बताने में थोड़ा समय लगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हम आगे चलते हैं, चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, उसी राशि में रहेंगे, इनका राशि परिवर्तन भी नहीं है। तो यानी चंद्रमा का आज नक्षत्र परिवर्तन भी नहीं है और राशि परिवर्तन भी नहीं, ये अनूठा संजोग। और इसे चंद्र बलम कहा जाता है, यानी आपके चंद्र जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, जिस राशि में हो, वह राशि आपकी हुई, और चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वह राशि आज की उनकी राशि, दोनों को मिलान करके जैसे नवतारा चक्र पर देखते थे, तारा बलम में देखते थे, इसको चंद्र बलम में हम वैसे देखते। तो आज धनु राशि में है, और धनु राशि में रहने के कारण मिथुन, कर्क, तुला, धनु और कुंभ, मीन राशि वालों जातकों के लिए आज का दिन शुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं मेष, सिंह और वृश्चिक राशि वाले शुभता लाने के हेतु इष्ट देव का ध्यान धरें। और कन्या, ऋषभ, मकर राशि वाले जातक सावधान रहें, अशुभता को आने न दें। आज विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अगले भाग में ले चलते हैं। आप सभी राशि वालों से पुनः बता दें, लग्न से नहीं देखें, चंद्रमा जिस राशि में है वही राशि आपकी होती है। यदि आपके चंद्रमा ऐसे राशि में है जहां 9 लिखा हुआ है, यानी धनु राशि में है, तो फिर चंद्र आप धनु राशि के व्यक्ति, और फिर उसी के अनुसार फल देंगे। अब आपको ले चलते हैं अगले भाग। चौघड़िया मुहूर्त, यह बहुत ही उपयोगी मुहूर्त है। यह शुभ और अशुभ समय दर्शाता है, और इसे किसी भी कार्य को करने के लिए किया जाता है, चाहे वह कार्यारंभ भी हो, पूजा पाठ हो, या नए कार्य करने के लिए जा रहे, विवाह आदि के लिए। कोई जातक यदि कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहता तो कम से कम, या नहीं देख पाया हो तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। इसकी उपयोगिता काफी अच्छी है, और इसलिए इसको देखना चाहिए। चौघड़िया ज्योतिष की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में चौघड़िया की उपयोगिता, हिंदी में और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया यूट्यूब में पोस्ट किया है। आप जरूर देखें, आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। संक्षेप में बताते हैं कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया, जो पहला चौघड़िया हुआ करता है प्रतिदिन, वही सूर्योदय के समय का चौघड़िया होता है, वही सूर्यास्त के समय का चौघड़िया होता है। जो सूर्यास्त समाप्त होने के बाद जो चौघड़िया होता है, रात्रि आरंभ के समय जो चौघड़िया होता है, वही रात्रि समाप्ति के बाद सुबह होने के पूर्व का चौघड़िया होता है। तो सभी हम लोग समझ गए कि 7 चौघड़िया हुए, और सातों चौघड़िया का संबंध सप्ताह के 7 दिनों से। और हम जानते हैं
कि सातों दिन के स्वामी जो होते हैं, शासक ग्रह होते हैं, अलग अलग ग्रह होते हैं। इसलिए सातों चौघड़िया का संबंध सात विभिन्न ग्रहों से हो गया। और ये सातों ग्रह विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी हुआ करते हैं, अधिकृत हैं। इसलिए सातों चौघड़िया विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी हुआ करता है। तो ये हुई बात। इसलिए चौघड़िया को देखना चाहिए। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और ऐसी स्थिति में उसका कोई परिहार नहीं है, उसे त्याग करना चाहिए। और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है, और इसे भी त्यागना चाहिए। यानी उस अवधि को में कोई भी अच्छे काम नहीं किए जाए, नहीं तो शुभता तो संभव नहीं, और अशुभता असंभव नहीं। अशुभता ज्यादा होने के चांस, इसलिए अशुभता की स्थिति में उस मुहूर्त को त्याग। चलिए आज का देखते हैं। आज की चौघड़िया, आज का चौघड़िया क्या क्या है। तो आज का दिन चूंकि बृहस्पतिवार से शुरू है, शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, और शुभ चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है। किंतु 1:37 अपराह्न के बाद जो भी चौघड़िया हो रहे हैं, वे हैं अमृत चौघड़िया, काल चौघड़िया और शुभ चौघड़िया की पुनरावृत्ति। ये तीनों क्रम से राहु काल, काल बेला, वार बेला से ग्रसित है, इसलिए इनका त्याग करना। यानी दिन का अपराह्न के 1:37 के बाद कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं किए। अब रात्रि आरंभ के बाद देर रात्रि 11:55 से 1:13 का जो चौघड़िया है, जो लाभ चौघड़िया बुध से संबंध रखता है, काल रात्रि से ग्रसित, इसका भी परित्याग करना चाहिए। और इस प्रकार सभी जो शुभ चौघड़िया हैं उनका उपयोग करना चाहिए। तो चलिए चौथे भाग की प्रस्तुति के बाद हम पांचवें भाग में चलते हैं, जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। स्वागत है आपका हमारे अंक ज्योतिष के प्रस्तुति में, जो अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। अंकों के हमारे जीवन में अहम भूमिका हुआ करती है, और यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त जन्म तिथि यानी जन्म तिथि, माह और वर्ष पर आधारित है। इसके बाद अपने कर्मों के अनुसार हम नाम जोड़ते हैं, मोबाइल अंक जोड़ते हैं, या अन्य अंक हम अपने गाड़ी संख्या लेते हैं, आदि आदि। यह जुड़ते जाता है, और यह हमें शुभ और अशुभ फल की सीढ़ी में जोड़ते जाता है। तो अंक ज्योतिष में अंकों की अहम भूमिका होती है, और वह वे अंक होते हैं एकल अंक, यानी 1 से 9, सिंगल डिजिट जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है एकल अंक। जब भी हमें एक से ज्यादा अंक वाले अंक मिलते हैं, जैसे जन्म तिथि हो, माह हो, वर्ष हो, तो इनको जोड़कर एकल अंक बनाया जाता है। कुछ ऐसे भी अंक हो सकते हैं, मोबाइल संख्या हो सकती है, उनको एकल अंक बनाया जाता है, और फिर एकल अंक बनाकर उसका उपयोग किया जाता है। 1 से 5, 9 के बीच में 5 अंक ऐसा होता है जो दोनों तरफ आता है, यानी मध्यस्थता करता है, बीच का अंक है, इसलिए इसे श्रेष्ठ अंक माना जाता है। यह संतुलित करता है अंकों को। शून्य को नहीं दिया जाता है, क्योंकि शून्य जो है अनिश्चितता को दर्शाता है। अब यदि ग्रहों की स्थिति को देखें, तो हर ग्रह, हर जो हमारे अंक संख्या है, अंक है, वे शासित होते हैं किसी न किसी ग्रह से। और पहला अंक सूर्य से, दूसरा चंद्र से, तीसरा बृहस्पति, चौथा राहु, पांचवां बुध, छठा शुक्र, सातवां केतु, आठवां शनि, नौवां मंगल। और ये सभी अंकों के राज दरबार में इनका अलग अलग नाम है। एक राजा, दूसरा रानी, तीसरा गुरु, चौथा अंक शरारती, डिप्लोमेटिक झूठ बोलने वाला, पांचवा राजकुमार, छठा मंत्री, सुख सुविधा से को चाहने वाला, उसका प्रशंसक, सातवां धर्मगुरु, आठवां कार्यपालक या न्यायपालक पालिका,
नौवां सेनापति या चिकित्सक। तो विभिन्न ग्रहों के को भी इसी ग्रह नाम से जाना जाता है, और अंकों को भी, अंकों के साम्राज्य में अंकों को ग्रह और जो उनका नाम है इसी अंक से जाना जाता है। और संबंध भी अगर आप इसको आकलन करें तो निकाला जा सकता है। जैसे एक और दो का संबंध राजा रानी का बहुत अच्छा संबंध हो सकता है, एक और तीन का संबंध बहुत अच्छा हो सकता है, वहीं दो और तीन का संबंध तटस्थ कहा जा सकता है, क्योंकि रानी को गुरु से ज्यादा सरोकार नहीं है। वहीं रानी राहु से, शरारती तत्वों से दूर रहना चाहेगी, इसलिए दोनों में आपस में वैमनस्यता रहेगी, अति शत्रुता रहेगी। रानी को राजकुमार से लगाव ज्यादा रहेगा, इसलिए दो और पांच का संबंध बहुत अच्छा होगा। इसी क्रम में हम सभी को देखते हैं। राजा का यदि संबंध किसी अंक से खराब है तो रानी का भी होना ही, इसलिए कहा गया पहला और आठवां अंक आपस में अति शत्रु होते हैं, तो दूसरा और आठवां अंक भी। और इसी क्रम में हम चलते हैं। तो जन्म हमारे जो ये ग्रह हुए, ये बहुत उपयोगी हुए, अंक हमारे बहुत उपयोगी हुए, क्योंकि उनके शासक ग्रह अलग अलग रहे हैं और उनका नाम अलग अलग है। अंकों की दुनिया में हमारा दूसरा होता है नाम। नाम जब भी जुड़ता है या कोई शब्द हमारे पास आते हैं, तो उन शब्दों को हम अंकों में परिवर्तित कर लेते हैं और तब जोड़ते हैं कि वो अंकीय मूल्य निकालकर कि किस अंक से कैसा जन्म तिथि से कैसा तालमेल कर रहा है। जन्म तिथि में जन्म तिथि को जब जोड़ते हैं एक अंक को, उसमें एक अंक बनाते हैं, तो उसे मूलांक कहते हैं, या भाग मूलांक कहते हैं, या ड्राइवर कहते हैं। और वही मूल जन्म तिथि माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो भाग्यांक कहलाता है और कंडक्टर कहलाता है। हुआ नंबर केवल जन्म तिथि को, ये जन्म वर्ष को जोड़ते हैं, और पुरुष के लिए 11 से मान घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं, तो जो एक अंक बनता है वह ईश्वरीय प्रदत्त वरदान के रूप में उसे माना जाता है, एंजल नंबर बोला जाता है। तो अंकों के दुनिया में शब्द जब भी मिलते हैं, तो उन शब्दों में अक्षरों का जो मूल्य है, अंकीय मूल्य, उस अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर लेते हैं और तब उसका उपयोग करते हैं, पूरा जोड़ते हैं और फिर हम उसका उपयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप हमने अंक को, एक अंक नाम लिया और उसका जो अक्षरीय मूल्य है, उनके जो हम शब्द लिए उसका में जो प्रयुक्त हुए अंक, अक्षर, उसका अक्षरीय मूल्य अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर लिया और फिर उसे जोड़कर अंक जो आता है उसको भी एकल अंक बनाते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम मूलांक और भाग्यांक, हुआ नंबर और नामांक, मोबाइल अंक आदि का उपयोग कर अंक ज्योतिष में यह पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऐसा अंक है जो कि जातक में नहीं है, मिसिंग है, असंतुलित है, हो रहा कर रहा है सारे अंकों को, और कौन सा अंक ऐसा है जो बहुत बड़ा है। उसका कुप्रभाव क्या है अंकों के उपलब्ध नहीं होने पर और अंकों के अति उपलब्धता, वह हम अंक ज्योतिष से आकलन कर निकालते हैं। तो चलिए आज के पंचांग के बारे में देखते हैं कि आज का अंक दिन के शास्त्र के अनुसार दिन की शुद्धता कैसे। आज का अंक अद्भुत अंक 10/7/2025, मूलांक 1, भाग्यांक 8, और दोनों में आपस में अति शत्रुता। इसलिए परिणाम क्या है, ये अंक किसी भी जातक को अच्छा फल नहीं दे रहे। यानी 8 जो भाग्यांक है, जो कंडक्टर है आज, और जो ड्राइवर, बहुत से ड्राइवर है 1 से 9 तक, उनके किसी अंक के साथ तालमेल अच्छा नहीं है। 1 से 4 तक अति शत्रु, 5 से 7 तक तटस्थता का संबंध, और 8वां से 9वां तक शत्रुता का संबंध। इस तरह 9 ग्रहों में या 9 अंकों में केवल 3 अंक के साथ तटस्थता का संबंध है,
मित्रता शनि नहीं जानते। इसलिए आज के बारे में यही सलाह दी जाती है कि चाहे मूलांक आपका 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सावधान रहें, स्ट्रेस फ्री रहने का कोशिश करें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, व्यवसाय पर जोखिम नहीं लें, कानूनी दाव पेच में नहीं पड़े, और वाहन चलाते समय या आर्मी, पुलिस या कानून से कोई भी टकराव नहीं है। आदि आदि। तो 1 से 9 मूलांक वाले के लिए मैं 1 से 4 और 8 और 9 मूलांक वालों के लिए हमने बताया कि सभी सावधान रहें, और 5, 6, 7 अंक वाले तटस्थ रहें। ऐसा नहीं है कि उनके लिए लॉटरी निकल गया, बहुत अच्छा है, वे भी दिन सामान्य रहने की संभावना है, परेशानी वे भी झेल सकते हैं, इसलिए वे भी थोड़ा अलर्ट में रहें। और इस तरह से आप देखेंगे कि 1 और 8 का संबंध बहुत ही खराब है, और ऐसे जातक जिनका मूलांक और भाग्यांक 1, 8 आता है, मूलांक 1, 8 भाग्यांक, या 8 और मूलांक भाग्यांक 1, तो उनके जीवन में कठिनाइयां बहुत होती हैं, और उसे संतुलित करने के लिए, उन कठिनाई को पार करने के लिए जो नामांक होता है, वह इनको बैलेंस करके ऐसे अंक पर लाना पड़ता है जो इनके लिए शुभकारी हो। उदाहरण के लिए, ऐसे जातक को 1 और 5, 6 का अंक जो होता है वह शुभकारी हो सकता है, नामांक 5 या 6 पर लेना। क्योंकि 1 के लिए 5 शुभ है, और 8 के लिए भी 5 शुभ है, तटस्थ कम से कम, तो वो शुभकारी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज दैनिक पंचांग की प्रस्तुति समाप्त करते हैं, और हम अंतिम पड़ाव पर आते हुए आपसे विदा लेने के पूर्व आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे प्रस्तुति में देर से तक बने रहे। और यदि आप पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके। सभी पुराने और नए दर्शकों से अनुरोध है कि इस साझा प्रस्तुति को साझा जरूर करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि हर व्यक्ति के जीवन में शुभता आए, सकारात्मकता आए, वे हर परिस्थिति को, चैलेंज, चुनौतियों को स्वीकार करें, और अच्छे से उसका समय निकाल। यह ज्योतिष, नवतारा चक्र, चौघड़िया आदि से प्रदर्शित होता है, और उससे मदद मिलती है पहचानने में। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विदा लेते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन में गुरु को फिर नमन करते हुए, और हरि विष्णु की आराधना करते हुए, उनको नमन करते हुए कामना करते हैं कि आप सबके जीवन में शुभता ही शुभता हो, और हम यहीं पर विराम लेते हैं। धन्यवाद। कल तक के लिए नई प्रस्तुति तक के साथ फिर आएंगे, इस वादे के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हरि विष्णु।